दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़बान को, जो भाषा को भी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे बहुत सांस्कृतिक मिली जुली जो हमारी सकाफ़त है, वहाँ पे हिंदी और उर्दू को कभी भी धर्म के खानों में नहीं बांटा जा सकता। आज हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे एजाजुल हक हैं, और ये कंपोजिट नेशनलिज्म, जो हमारी भारत की जो मिली जुली जो संस्कृति है, जो साझा विरासत है, इसके मौजू पे और नॉवेल के मौजू पे यहाँ जेएनयू के हिंदी सेंटर में ये पीएचडी कर रहे हैं। इनकी पीएचडी अब पूरी होने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि ये लिखते बहुत ही अच्छा है, और हिंदी ज़बान की जितने भी बड़ी बड़ी जो पत्रिकाएं हैं, जो बड़े बड़े मैगज़ीन हैं, इनमें इनकी कहानियाँ छप चुकी हैं, जिसमें हंस भी शामिल है, जिसे एक ज़माने में प्रेमचंद जैसे बड़े हिंदी के राइटर उसको एडिट करते थे। और इनकी जो कहानियों का जो संग्रह है, अंधेरा कमरा जो कलेक्शन है, ये 2018 में ये शाया हो चुका है, और इस किताब को भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और इतने कम उम्र में एजाज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनको कृष्ण प्रताप कथा सम्मान 2022 मिल चुका है, जिनको बड़े बड़े राइटर को दिया गया इस एजाज को। तो आज इस हफ्ते हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी मना रहे हैं, फूले की जयंती भी मना रहे हैं। और एजाज जो हैं ये भी पिछड़े समाज से आते हैं, मुसलमानों में जो पासमानदा तबका है वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। और बिहार भी, बिहार के जिस एरिया से, गोपालगंज और सिवान का जो एरिया है जो काफ़ी पिछड़ा है, वहाँ से हथुआ से पढ़ने के बाद ये जेएनयू में आए, और जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से ये हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं, और बहुत बड़े राइटर भी हैं। तो हम आज के इस इंटरव्यू में इनसे इनके काम के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, और एक अच्छा लेखक, एक अच्छा मुसन्निफ़, एक अच्छा कलमकार कैसे बने, इसके बारे में पूछेंगे। एजाज, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद मौका देने के लिए अपने चैनल। जी 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 नहीं, ये तो मेरी खुशी है कि आप जैसे बड़े राइटर, उभरते हुए राइटर ने बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की। सबसे पहला सवाल, मैं समझता हूँ कि इंसान, किसी भी इंसान का जो बैकग्राउंड है, उसकी जो ज़िंदगी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। जब मुझे मालूम हुआ कि आप 2015 में जेएनयू में एमए के स्टूडेंट बन के आए, और हथुआ जो कि गोपालगंज के पास से बहुत ही छोटा एरिया है, वहाँ से पढ़ के एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट हिंदी में यहाँ पे पास करना, यहाँ पे आना कोई आसान काम नहीं था। जी, अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मेरा नाम एजाजुल हक है, और मैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि मैं गोपालगंज के हथुआ से, हथुआ एक छोटा सा शहर है, ठीक है, वहाँ से मैंने गोपेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। 2015 में मैं जेएनयू में आया, जेएनयू एमए हिंदी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 15 से 17 तक मैं यहाँ पे एमए किया। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में चला गया एमफिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त सीट कट हुआ था 2016 के करीब में। 2016 का जो रेगुलेशन था यूजीसी गैजेट का, तो उसकी वजह से सीटें यहाँ पे बहुत सारी सीट कट हुए। इस वजह से हम लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना पड़ा। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमफिल किया। उसके बाद फिर हमने एमफिल करके 19 में फिर इंट्रेंस निकाल कर पीएचडी यहाँ पे इनरोल्ड हुए। जी जी जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एमए आपने जेएनयू से की, और उसके बाद से आप एमफिल जेएनयू में नहीं कर पाए। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो नई सरकार जो आई थी उसने सीट कट किया, और सीट कट जो है छात्रों के जो हित हैं उसके खिलाफ पॉलिसी थी। जी बिल्कुल, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण तो हम ही लोग हैं, हमारा बैच है। जी, तो प्रशासन को भी, और जो सरकार जो है कहती है कि हम तालीम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एजाज की ज़िंदगी इस बात की गवाही दे रही है कि जो नई सरकार है उसको सीट कट नहीं करना चाहिए, उसको और नौजवान लोगों को और मौका देना चाहिए। अच्छा, हिंदी पढ़ने का आपके अंदर में एक जज्बा, हिंदी पढ़ने का आपका शौक़ कैसे पैदा हुआ? जनरली लोग ये समझते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप उर्दू ज़्यादा पढ़िए, ऐसी बातें, ऐसी सांप्रदायिक सोच बहुत काम करती है, उससे आप कैसे निकले?
ये मतलब शुरू में ही शुरू के दिनों में मतलब 8-9th में जब मैं था तो मैं कहानियाँ लिखने लगा था उस वक्त। मतलब पहले कविताएं लिखता था, उसके बाद मैं कहानियों से शुरुआत मैंने की, कहानियाँ लिखने लगा। तो फिर मुझे लगा, मैं प्रेमचंद को बहुत पढ़ता था उन दिनों। हिंदी के बड़े बड़े जो लेखक हैं, सिलेबस के अलावा भी मैं किताबें खरीदता था और पढ़ता था। तो इससे मुझे लगा कि मुझे हिंदी में ही लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं इंटरमीडिएट साइंस से किया था मैंने। साइंस जी, मैथ से किया था। फिर एक समय के बाद मुझे लगा कि मुझे हिंदी से ऑनर्स करना चाहिए। तो मैंने साइंस को छोड़ दिया और हिंदी ऑनर्स किया मैंने। अच्छा। वहीं से, गोपालगंज से। तो उसके बाद से फिर मुझे लगा, मेरे बहुत सारे मित्र थे जेएनयू में, मतलब उनका एडमिशन जेएनयू में नहीं था, लेकिन वो लोग मुनीरका रहते थे और जेएनयू के संपर्क में थे। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि जेएनयू ऐसी जगह है जहाँ आप मतलब कम खर्चे में, मतलब कम न्यूनतम पैसे आप खर्च करके अच्छे से अच्छी शिक्षा आप ले सकते हैं। तो इस वजह से मैं जेएनयू का फिर एंट्रेंस की तैयारी किया और यहाँ तक पहुँचा फिर। अच्छा, ये देखिए, हिंदी डिपार्टमेंट में अगर आप जाके देखते हैं तो ये बड़ी दुख की बात है कि वहाँ पे जो अक़लियत और जो मुसलमान समाज के बच्चे हैं उतनी बड़ी तादाद में नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम समाज के बच्चे हिंदी में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है, अगर आबादी के हिसाब से भी देखें तब भी उनकी तादाद कम है। अगर मान लीजिए क्लास में अगर 100 बच्चे हैं हिंदी के, तो कम से कम उनको 15 या 20 होना चाहिए, लेकिन 1, 2 या 4 ही पाए जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि हिंदी से रुझान कुछ कम होते जा रहा है? क्या वजह है? ये तो शुरू से ही कम रहा है। मेरा जो ख्याल है कि शुरू से ही हिंदी मुस्लिम जो स्टूडेंट है वो कम पढ़ते हैं। शुरू के दिनों से ही। क्योंकि इसका वो बोला जाता है ना कि जैसे आप भाषा वाला विवाद आप सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। इसमें क्या बोला जाता है कि हिंदी मुस्लिमों से संबंधित, हिंदुओं से संबंधित है और उर्दू का संबंध मुस्लिम धर्म से है। तो इस वजह से शुरू से ही समाज में ऐसी ही तालीम दी जाती है। यूपी बिहार में आप जाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग के यहाँ शुरू से ही मुस्लिम जो बच्चे हैं वो मदरसे में जाते हैं। मुस्लिम लड़कियाँ या लड़के वो मदरसे में जाते हैं और वहीं से ये परसेप्शन बनने लगता है कि आप मुस्लिम हैं तो आप उर्दू ही पढ़िए। ठीक है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो हिंदी पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। जैसे एक उपन्यास है, इस पे बहुत अच्छे से इस पे फोकस किया गया है, इस टॉपिक पे। अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है अपवित्र आख्यान। तो इसमें वही दिखाया गया कि भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो आप भी उर्दू पढ़ सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप भी हिंदी पढ़ सकते हैं। भाषा का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये भी देख सकते हैं आप कि जब देश का विभाजन हुआ तो उस वक्त उर्दू जो थोपा गया पाकिस्तान में, जब उर्दू थोपा जाने लगा बंगला भाषी लोगों पे, तो क्या हुआ, फिर वहाँ पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म का भाषा से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कि यहाँ पे जेएनयू में भी आप देखेंगे तो जेएनयू में भी जब मैं आया था एमए करने, तो मैं अपने क्लास में इकलौता मुस्लिम था जो हिंदी से एमए कर रहा था। तो बहुत लोग कहते थे, मतलब क्लास के तो नहीं, लेकिन बहुत लोग बोलते थे, उर्दू वाले अक्सर मिलते थे तो कि आपको उर्दू आती है कि नहीं। पहला सवाल यही होता था कि उर्दू आती है कि नहीं। उन लोगों को लगता था कि उर्दू नहीं आती है इसलिए मैं हिंदी में हूँ, कि अगर उर्दू आती मुझे तो मैं हिंदी से एमए नहीं करता, मैं उर्दू से एमए करता। तो इसका मतलब यही है कि परसेप्शन या माइंडसेट वही बना हुआ है कि भाषा का, ये लोग मतलब परसेप्शन जो है यही मानकर लोग चलते हैं कि भाषा का धर्म से संबंध है। लेकिन सच्चाई ये है कि भाषा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि बीएचयू में विवाद जो चला था, संस्कृत, एक मुस्लिम अध्यापक जो थे वो संस्कृत पढ़ाने के लिए गए तो फिर विवाद चलने लगा कि एक मुस्लिम कैसे संस्कृत पढ़ा सकता है। कुछ 2-3 सालों की घटना है। हाँ। तो वो ये क्या दिखाना चाह रहा है, समाज के बहुत सारे लोग हैं वो यही मानते हैं कि भाषा का धर्म से संबंध है। लेकिन आपकी रुचि, मैं मानता हूँ कि भाषा का रुचि से संबंध है। आपकी रुचि है, वैसे आप भी बहुत अच्छे उर्दू जानते हैं। आपने पूरा मेरा इंट्रोडक्शन जो लिखा वो उर्दू में लिखा। ठीक है। तो आप मुस्लिम हिंदू हैं फिर भी उर्दू आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। कई लोग रुचि से संबंधित है। मैं कितने सालों से अखबार में मैं मजमून जो है उर्दू में लिखता हूँ, लेकिन कई लोग मुझे अभी पूछते हैं कि आप ट्रांसलेट आपका आर्टिकल होता है कि नहीं। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं खुद आर्टिकल खुद अपने हाथ से लिख लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा कि अभी भी भाषा को लेके एक धार्मिक जो सोच है, जो एक कम्युनल सोच है, ये अभी तक गई नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, बहुत ही संजीदा स्कॉलर का मानना है कि अगर आप हिंदी के पाठ्यक्रम को देखें, अगर उसके सिलेबस को देखें, उसके निसाब को देखें, तो आप पाएंगे कि ये लोगों को जोड़ने के बजाय लोगों को एलिनिएट करना, मतलब उनको दूर करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे
अगर हिंदी ज़बान को, अगर उसका क्लेम है कि हिंदी ज़बान को पूरे खित्ते में, पूरे भारत में लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, ये सबकी ज़बान है, लेकिन जब हम पाठ्यक्रम को देखते हैं, जब हम सिलेबस को देखते हैं, तो हम पाते हैं एक रीजन का वहाँ पे दबदबा है, कुछ जातियों के राइटर का दबदबा है, महिलाएं भी वहाँ गायब हैं, और जो संस्कृति और जिस तरह की सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज में भी कुछ जो सवर्ण लोग हैं उन्हीं की कहानियों के आसपास ये घूमता रहता है। तो बहुत ही आसान सवाल अगर मैं ऐसे पूछूं, क्या आपको लगता है कि हिंदी जो विभाग है या हिंदी जो भाषा है, जो लिटरेचर है, जिस तरह का सिलेबस बनाया गया है, जो ऊपर बैठे हुए जो लोगों ने सिलेबस बनाया, ये बिल्कुल ये इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि ये संकीर्ण है इसका पाठ्यक्रम? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप देखे होंगे, अभी आपने देखा था कि एनसीईआरटी में भी सिलेबस चेंज हो रहा है। जी। सिलेबस बहुत सारे चेंज किए जा रहे हैं। सरकारें अपनी विचारधारा के अनुसार सिलेबस थोप रही है समाज पे। उसको डाइवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो यही वो हर जगह, हर हिंदी में भी वो है, वो मतलब हर सब्जेक्ट में है वो। ये समस्या हर सब्जेक्ट में। अगर हिंदी के हवाले से अगर कुछ आप एग्जांपल देना चाहते हैं जो उर्दू हिंदी के हवाले से आप ये देख सकते हैं कि जैसे दलित राइटर हैं, उनको बहुत बाद में पढ़ाया जाना शुरू किया गया। अच्छा। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में उनको वो जगह नहीं मिल पाई है। उनको मतलब मुख्य धारा का साहित्य आज भी नहीं माना जा रहा है। दलित लेखन को, स्त्रीवादी लेखन को मुख्य धारा का साहित्य नहीं, मतलब एक खांचा बना दिया गया है कि दलित लेखन है तो एक खास तरह का उसमें राइटिंग होगी, और वो जो लेखन है वो मुख्य धारा में नहीं है। मतलब जो ब्राह्मणवादी विचार से जो लिखी गई जो लिटरेचर है वो मेन स्ट्रीम हो गई जी, और जो दलित शोषण के विरोध में जो राइटिंग लिखी गई वो कहा गया कि ये हाशिए का साहित्य है। तो ये मानसिकता कैसे बदलेगी? ये मानसिकता तभी बदलेगी जब उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा जी। उनके लेखन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जी। और वो जो लिख रहे हैं, जो समस्याएं उठा रहे हैं, उसको आप उनके विषय के हिसाब से चैलेंज करिए कि उनके विषय में विविधता है कि नहीं है। जैसे वो लिख रहे हैं, अगर दलित लेखक या स्त्रीवादी लेखन जो कोई भी कर रहा है, स्त्रियां जो लिख रही हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर रही हैं, अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रही हैं, तो उसमें वजन है कि नहीं है, ठीक है, उसमें जान है कि नहीं है उस लेखन में, उस हिसाब से आप उसको चैलेंज करिए। ये नहीं कि एक स्त्री लिखी है तो स्त्री होने की वजह से लिखा गया है तो उसको आप खारिज करें। एक दलित लिख रहा है तो इस वजह से आप खारिज कर दें। इस वजह से कोई भी लेखन खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहा है कि मतलब साहित्य में कभी भी रिजर्वेशंस नहीं मिल सकता है, साहित्य में कोई रिजर्वेशन आरक्षण का परंपरा नहीं हो सकता है। और ये लोग भी कह रहे हैं कि जो वंचित समाज के जो लोग हैं उनके पास वो रोना धोना करते हैं, उनके पास वो क्या कहें, वो स्टाइल नहीं है, उनके पास वो गुण नहीं है, वो फन नहीं है। तो इस तरह से क्यों उनको छोटा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि बोला जाता है कि दलित साहित्य जो है वो सिर्फ आत्मकथा का साहित्य है। बोला जाता है ना कि दलित साहित्य में सिर्फ आत्मकथाएं लिखी गई है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। दलित साहित्य में एक से एक कविताएं लिखी गई है। जैसे ये कविता बहुत फेमस कविता है कि सुनो ब्राह्मण, मलखान सिंह की जो कविता है सुनो ब्राह्मण, तो और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी ठाकुर का कुआं, उन्होंने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। और कहानियाँ भी वो उम्दा कहानियाँ उन्होंने भी लिखी है, वो नाटक भी लिखे उन्होंने लिखा हुआ है। तो दलित साहित्य जो है वो सिर्फ एक विधा की रचना नहीं है। दलित साहित्य ये मतलब ये मुख्य धारा के साहित्य की कमी है कि दलित साहित्य को एक विधा के रूप में वो सीमित कर रहा है, जबकि दलित लेखन जो है वो हर विधा में लिखा गया है। तो ये देखने का नज़रिया है। और आप ये जैसे आपने बोला कि ये बोला जाता है कि वो रोने धोने का साहित्य है। साहित्य को क्या बोला जाता है? साहित्य अपने समाज की अभिव्यक्ति करता है, उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति करता है, उसकी जिजीविषा की अभिव्यक्ति करता है, उसकी संवेदना की अभिव्यक्ति करता है। तो साहित्य में अगर वो संवेदनाएं हैं, वो उनकी जिजीविषा है, तो वो उसकी अभिव्यक्ति होगी ही साहित्य। और ये दलित साहित्य जो है वो क्या है, वो दलित साहित्य क्या करता है, वो मतलब कि जीने का गुर सिखाता है, जीने के तौर तरीके सिखाता है, वो संबल देता है। निराशा जो हताशा है समाज में, उसको वो संबल देने का काम करता है। तो केवल रोने का साहित्य नहीं कर सकते उसको। मतलब कि जो वंचित समाज है वो अभाव में कैसे जिए बेहतर जीवन जी सकता है, उसका वो गुण सिखाता है, वो जीने का तौर तरीका बताता है। तो सिर्फ उसको रोने धोने का साहित्य नहीं कहा जा सकता। अच्छा, हिंदी साहित्य के बारे में जो मेरी छोटी या बहुत कम जानकारी है, मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जो बहुसंख्यक समाज के जो धर्म हैं या उससे जो संबंधित जो प्रसंग हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सिलेबस में उसको जगह दी जाती है, और जो संघर्ष की जो कहानी है उसको कम जगह दिया जाता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हैं।
जी जी, ऐसा बिल्कुल है। जैसे आप ये मतलब वीर गाथा पे ज़्यादा जोर देना या जो है जो उस रीतिकाल को ज़्यादा जोर देना, लेकिन जो हमारे आधुनिक समाज में और जो हमारे वर्तमान समाज की जो समस्याएं हैं, जात पात की जो समस्याएं हैं, गैर बराबरी है, आप वर्ग के आधार पे या महिलाओं का जो शोषण है, इसके बारे में ज़्यादा जोर नहीं है। जी, अगर हम साहित्य में केवल एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम केवल वीर गाथा का वर्णन कर रहे हैं, तो वीर गाथा का समय बीत चुका है। वो 7वीं 8वीं शताब्दी की कहानियाँ, 7वीं 8वीं शताब्दी का साहित्य है, 10वीं शताब्दी का साहित्य है। लेकिन आज का जो वर्तमान साहित्य है, इसलिए अगर वर्तमान समस्याओं को फोकस नहीं करेंगे, उस पर साहित्य नहीं लिखेंगे, तो लोगों का साहित्य से रुचि कम होगा, साहित्य से दूरी बढ़ेगी लोगों की, आम पाठक की साहित्य से दूरी बढ़ेगी। तो आप उसकी आम पाठक क्या चाहता है, जैसे पॉपुलर साहित्य आप पढ़ते हैं, पॉपुलर साहित्य क्यों इतना पॉपुलर होता है? क्योंकि उनकी कंटेम्प्रेरी जो समस्याएं हैं उसको वो फोकस करता है मुख्य रूप से। कोई भी आप देखेंगे पॉपुलर साहित्य होता है, वो किसको उसका विषय क्या होता है? वो जो तत्कालीन समस्याएं हैं, वर्तमान की जो समस्याएं हैं, उसका वो मुख्य विषय वही होता है। तो आप अगर आप सिलेबस डिजाइन करेंगे और पढ़ाएंगे, पूरा फोकस करेंगे कि आदिकाल रहे, मध्यकाल रहे, उसमें वही ज़्यादा रहे, तो फिर पूरा वो तो मुकम्मल साहित्य नहीं होगा। और उसमें आपको पूरा मतलब दलित साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, जेंडर सेंसिटिव साहित्य, जिसको आप किन्नर साहित्य बोल सकते हैं, या फिर हाशिए का समाज, आदिवासी साहित्य हो गया, तो वो हर तरह के समाज की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति उसमें होनी चाहिए, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति उसमें होनी चाहिए, तभी वो मुकम्मल साहित्य बन पाएगा, नहीं तो वो एकांगी बन के रह जाएगा साहित्य। अच्छा, हिंदी साहित्य को लेकर जब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक जो दिक्कत महसूस होती है कि जो बोल चाल की जो ज़बान है, जो हिंदी भाषा है, जो हिंदुस्तानी, जिसकी बात गांधी जी किया करते थे, ये जो बोल चाल की ज़बान है, वो जो हिंदी के जो राइटर हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े बड़े राइटर हैं, जब उनकी किताबों को मैं पढ़ता हूँ तो वैसे हिंदी में सुनता नहीं है। तो उसकी वजह से मैं एलिनिएट अपने आप को महसूस करता हूँ, और 2-4 पेज पढ़ने के बाद मैं उसको रख देता हूँ, और ऐसे लगता है कि या तो अंग्रेज़ी की कोई किताब पढ़े हुए हैं और उसका ज़बरदस्ती जो क्या कहें कि अनुवाद कर करके और उसको हिंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदी आवाम से नहीं आती है। लग रहा है कि इस तरह की जो बातें हैं वो लोगों को एलिनिएट कर रही है हिंदी ज़बान से। ये तो भाषा वाला प्रश्न रहा है शुरू से ही, कि मतलब कि जो भाषा उसमें लिखी गई है, जो जिन शब्दों का चुनाव किया गया है, वो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, बहुत सारे तत्सम प्रधान शब्द होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेखक होते हैं। उसमें बहुत सारे लेखन ऐसा होता है जिससे जैसे लगेगा कि दार्शनिक अभिव्यक्ति की जा रही है, भावनाओं की दार्शनिक अभिव्यक्ति की जा रही है। तो उससे क्या होता है, आम पाठक की दूरी बढ़ती है। लेकिन साहित्य की ये भी खासियत है कि आप मतलब उसका मेयार भी बनाए रखें साहित्य में, मतलब दोनों के बीच की चीज़ें ली जा सकती है। मतलब साहित्य को एकदम ऐसे आम बोलचाल की भाषा ना कर दें कि उसका पूरा मतलब सौंदर्य ही खत्म हो जाए। आपको लग रहा है कि अभी बैलेंस बना हुआ है? बैलेंस कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ साहित्यकार हैं, जैसे प्रेमचंद हो गए, तो प्रेमचंद के साहित्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें दोनों नहीं, अगर हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं या रेणु को पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं जी। लेकिन हम दूसरे लोगों को पढ़ते हैं तो हमें बार बार डिक्शनरी देखने की कोशिश होती है। कुछ लोग हैं जैसे, बावजूद इसके कि मेरा भी जन्म जो है वो नॉर्थ इंडिया में ही हुआ है, उस पट्टी में हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कि हिंदी पट्टी है। फिर ऐसी दिक्कत क्यों होती है? आवाम से कट जाना, ऐसी भाषा क्यों लिखना जिससे आवाम से आप दूर हो जाते हैं? मतलब कि मेरा ये मानना है कि साहित्य का मेयार भी बचा रहे, मतलब कि वो जो साहित्यिक वाली चीज़ें हैं वो भी बची रहे, क्योंकि उसका अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। जैसे कई बार होता है ना कि आम बोलचाल की जो भाषा होती है वो उन भावनाओं को जो कई भावनाएं होती है जो बहुत कठिन होती है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए कई बार उन शब्दों का चुनाव करना पड़ता है, पारिभाषिक शब्द का चुनाव करना पड़ता है, कठिन शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। लेकिन इसमें लेखक ये बीच का एक रास्ता निकाल सकता है कि कुछ वो भी शब्द रहें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे शुरू के दिनों में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, तो चंद्रकांता जो उपन्यास लिखा गया, तो चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो हिंदी सीखे, बहुत सारे पाठक जो हैं वो हिंदी सीखे। तो साहित्य की कैटेगरी को हम बांट सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे साहित्य लिखें जिसको पढ़ के लोग हिंदी सीखें, या फिर वो पाठक वर्ग तैयार करें। जैसे पॉपुलर साहित्य होता है, ये साहित्य में वो ऐसे मदद करता है कि वो एक पाठक वर्ग तैयार करता है, और जब पाठक वर्ग तैयार हो गया तो कठिन भाषा को वो धीरे धीरे सीख लेगा। ठीक है,
तो एकदम कठिन भाषा जिसको आप बोल रहे हैं उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है कि उसको एकदम छोड़ दिए, एकदम आम बोलचाल की भाषा आप लिखने लगे तो फिर साहित्य का वो सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिल्म वाले जो होते हैं वो तो बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं। तो फिल्म जैसे मान लीजिए कि वो बोला जाता है ना, जैसे मान लीजिए साहित्य जो बोलते हैं हम जिसको, तो जो कोई भी लेखक लिखता है तो साहित्य में क्या होता है कि वो यथार्थ को लिखता है, यथार्थ की वो अभिव्यक्ति करता है साहित्यकार। तो यथार्थ की जब अभिव्यक्ति करेगा तो उस पर पाठक का दबाव नहीं रहेगा, वो लिखेगा वो स्वांत। कई बार साहित्य जो होता है वो स्वांत सुखाए के लिए भी लिखा जाता है कि हमें खुशी मिल रही है हम लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सिनेमा की आप बात कर रहे हैं तो सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा आप जब बना रहे हैं तो उसमें किसका दबाव रहता है, कभी भी वो दर्शक को ध्यान में रख के ही बनेगा क्योंकि उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं। जब पैसा आपकी बजट जब उसमें लग रहा है, जब आप लागत उसमें लगा रहे हैं, वो लागत आपकी वापस नहीं आएगी तो फिर वो सिनेमा बनाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें दर्शक ध्यान में रहेगा और यहाँ पे यथार्थ ध्यान में रहता है साहित्य में। तो दोनों का मीडियम अलग अलग होने की वजह से दोनों में अंतर आ जाता है। जैसे साहित्य कौन लोग पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग है, जो शिक्षित जनता है, जो शिक्षित लोग हैं वही पढ़ेंगे साहित्य। लेकिन जो सिनेमा है वो आम आदमी और शिक्षित दोनों के लिए बनता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि सिनेमा भी बहुत दार्शनिक चीज़ें की अभिव्यक्ति सिनेमा में कर देंगे तो वो सिनेमा नहीं चलेगा, लेकिन साहित्य में अगर करेंगे तो हो सकता है वो क्लासिकल साहित्य बन जाए, ठीक है। उसके दर्शक पाठक कम मिले, लेकिन अलग अलग समय में जब समय बदलेगा तो उसके पाठक, जैसे उसके पाठक मतलब कि उसको जो क्लासिकल जिसको पसंद है वो जाएगा ही वहाँ। आज के दौर में भी शास्त्रीय जो संगीत है उसके अभी श्रोता हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत को अगर कहा जाएगा कि इसको सिनेमाई हिंदी सिनेमा की तरह आप उसकी भाषा या उसका जो भी सिनेमा के ये संगीत के जो तत्व हैं उनको ये बॉलीवुड की जो गीत है उस लेवल तक लाएं तो फिर वो बचेगा नहीं, उसकी शास्त्रीयता नहीं बचेगी, उसका सौंदर्य उसमें उसका अपना सौंदर्य है तो उस सौंदर्य को भी बचे रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ लोगों को तो मतलब कुछ लोगों के लिए तो वो होना ही चाहिए। तो वैसे ही साहित्य जो है, साहित्य की जो भाषा है तो उसका मयार बचे रहना चाहिए। हाँ, ये सोचा जा सकता है कि कठिन शब्द लिखने से बचे, कठिन गद्य लिखने से बचे, जैसे अज्ञेय हो गए। तो हिंदी साहित्य में जब अज्ञेय लिखते हैं तो उनको बोला जाता है बहुत कठिन गद्य लिखते हैं। जैसे शेखर एक जीवनी आप उपन्यास पढ़ेंगे तो बहुत कठिन भाषा है वो। तो कई बार जरूरी होता है वो भाषा, कई बार आपको जरूरी लगेगा कि अगर ये भाषा हम नहीं चुना, भाषा नहीं रखेंगे तो उसका अर्थ आप पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सरकारी तौर पर भी आप देखेंगे कि जिस तरह की संस्कृत से लैस जो हिंदी है उसको जो इम्पोज किया जाता है तो कई बार इसका भी विरोध होता है। हाँ, तो और उससे क्या होता है कि हिंदी के पास लोग आने के बजाय वो हिंदी से दूर चले जाते हैं। फिर क्या इसका रास्ता है? नहीं, वो अलग चीज़ हो गया, वो टेक्निकल, वो जैसे उसको जब शब्दों का वो किया जाता है, शब्दों का जब ट्रांसलेशन किया जाता है, अनुवाद विभाग के द्वारा किया जाता है तो वो सिर्फ शब्दानुवाद वो होता है, कई बार भावानुवाद नहीं होता है, उसके भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए और संस्कृत से ही अधिकतर शब्द बनते हैं जब अनुवाद होते हैं। तो संस्कृत निष्ठ जब शब्द बनाते हैं तो कई बार होता है कि संस्कृत निष्ठ शब्द बनाने से क्या होता है कि उसे जो हिंदी भाषी जो लोग नहीं हैं वो तो उसको, उनके लिए तो बहुत कठिन हो जाता है सीखना, और जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी जो संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो उनको भी समझना मुश्किल हो जाएगा, वो भी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो वहाँ पे ये बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, या फिर वहाँ पे और कोई नीति निकाली जा सकती है, लगाई जा सकती है, किसी और नीति के तहत उसको देखी जा सकती है। लेकिन मैं देखिए, संस्कृत भाषा एक महान भाषा है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदी ज़बान को ये समझना है कि इसके लिए जो भी अनुवाद के लिए जो खजाना है, जो मटेरियल है वो संस्कृत में ही है और सिर्फ संस्कृत में ही है, और संस्कृत के अलावा और कोई ज़बान की तरफ हम नहीं देख सकते। ये भी तो कहीं ना कहीं एक नैरो माइंडेडनेस को दिखाता है। हाँ, इसको कह सकते हैं ऐसा, नैरो माइंडेड कि मतलब केवल एक ही सोर्स नहीं होना चाहिए आपके पास, एक ही सोर्स नहीं, एक ही सोर्स नहीं। आप वहाँ से लीजिए जो प्रचलित शब्द हैं, जो यूज में शब्द हैं, प्रचलित शब्द हैं, जो जनता को आसानी से समझ में आए, तो प्रचलित शब्द वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी भाषा के भी प्रचलित शब्द को ले सकते हैं, उर्दू से ले सकते हैं, इंग्लिश से ले सकते हैं, भोजपुरी से ले सकते हैं, अगर प्रचलित शब्द हैं तो प्रचलित शब्द को कहीं से भी लिया जा सकता है। यही बीच का रास्ता हो सकता है। अच्छा, ये देखिए, हिंदी तो मैं कम जानता हूँ, लेकिन फिर भी तत्सम और तद्भव, ये दोनों के जब डिबेट को मैं कभी देखता हूँ और कभी कभी मैं आसान ग्रामर की किताब को देखता हूँ, तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो शब्द जो हैं, जो जिसको कहा जाता है कि संस्कृत से ही निकले हुए हैं, जैसे वर्तिका, जैसे मैंने एक शब्द देखा तो कहा नहीं, ये वर्तिका जो है ना, जो बत्ती है, ये वर्तिका से निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता है कि संस्कृत को ही कहना कि वो सबकी जननी है, सब भाषाओं की माँ है, तो कोई ये सवाल पूछ सकता है, फिर अगर संस्कृत भाषा सारी भाषाओं की जननी है, माँ है, तो फिर संस्कृत की माँ क्या है?
इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मतलब वाजिब सवाल है आपका। किसी भी भाषा को कहना कि ये माँ है सबकी, जी, जी। तो उस माँ की माँ कौन है? मतलब ये सवाल नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप कोई इसका कोई मुझे मेरे सामने कोई जवाब दीजिए, लेकिन जी, मुझे ऐसा लगता है जी, जी। कि अगर तमाम भाषाओं को एक भाषा को हम कह दें कि यही सबकी माँ है, तो उसकी माँ कौन है? ये तो विचार का प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। देखिए मेरा मतलब यही इस तरह के मानना, सवाल आपको भी आते हैं? जी बिल्कुल आ सकता है। कोई भी चीज़ तो शून्य में होता नहीं है जी। हर चीज़ के एक बैकग्राउंड होता जी, है। क्योंकि यहाँ पे आदिवासी हैं, यहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज हैं, और हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी डाइवर्स है, तो उन वहाँ के जो शब्द हैं, वहाँ का जो असर है, उसको भी तो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जी बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हर कल्चर से शब्द आप ले सकते जी। हैं जो प्रचलित शब्द हैं। जी। जैसे मान लीजिए आप बोले आदिवासी शब्द, जी। तो आदिवासी शब्द अगर प्रचलित जी। हैं जिसको बाकी लोग आसानी से समझ सके, दूसरी संस्कृति के, जी। दूसरे कल्चर के लोग आसानी से समझ सके, तो वहाँ से शब्द लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जी, जी। इसीलिए देखे होंगे कि आप विदेशज जो शब्द हैं हिंदी में जो आए हैं, शब्द भंडार हैं, तो विदेशज शब्द में फ्रेंच भी शब्द मिल जाएगा, पुर्तगीज भी मिल जाएगी, अंग्रेजी के भी शब्द मिल जाएंगे। तो वो तो होते हैं देशज विदेशज, ये शब्द आते हैं। अच्छा, देशज शब्द भी हैं हिंदी जी। में। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप मुस्लिम समुदाय में आपका जन्म हुआ, कहीं ना कहीं लगता है हिंदी साहित्य को आप बहुत लंबे वक्त से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आम जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं जो ईडियम्स, जो उसके लैंग्वेजेस, जो उसके प्रसंग, जो उसके माइथोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदी ज़बान में, कहीं ना कहीं ये ख़ास कुछ ऊंची जातियों को छोड़ के, सवर्ण जो ऊंची जाति है हिंदुओं के, उसको छोड़ के बाकी दलित, बहुजन, मुसलमान, इनको एलिनिएट करता है उसका लैंग्वेज, जो हिंदी साहित्य में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे क्या होता है कि जो वर्चस्व की जो संस्कृति होती है, जी। बोला जाता है ना कि वर्चस्व की संस्कृति की अपनी भाषा होती है। जी। तो ये जिसको आप बोल रहे हैं सवर्ण या कथित उच्च जातियाँ, तो वो अगर साहित्य को डोमिनेट करेंगी तो उनकी वो अपने संस्कृति, अपने मूल्य, अपनी मान्यताएं उसको तो उस पर थोपेंगी। जी। तो इसका सबसे आसान रास्ता यही है कि बाकी लोग जो हैं, बाकी लोगों का जो साहित्य, क्योंकि हिंदी जो साहित्य है, हिंदी जो भाषा है, वो किसी खास लोगों की तो भाषा है नहीं, किसी खास वर्ग की तो भाषा है नहीं। ये 80 करोड़ लोगों की भाषा है, 60 करोड़ लोगों की भाषा है। तो इतने लोग जब बोल रहे हैं तो उनकी भावनाएं भी उसमें अभिव्यक्त होनी चाहिए, उनकी संवेदनाओं की भी उसमें अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये कि केवल खास वर्ग की अभिव्यक्ति करेंगे तो उनकी संवेदनाएं छूट जाएंगी, जो बाकी लोग हैं। तो उनकी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति उसमें कैसे होगी? तो उनकी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति, उनकी जिजीविषा की अभिव्यक्ति करने के लिए क्या होगा कि ये लोग जब साहित्य लिखेंगे तो इनके बीच से आलोचक आएंगे, इनके बीच से जब एकेडमिशियन आएंगे, विश्वविद्यालयों तक पहुंचेंगे, विश्वविद्यालयों में होंगे, संगोष्ठी कराएंगे, उनके लेखन पे संगोष्ठी कराएंगे, तो इससे उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो लेखन है, उसकी स्वीकृति बढ़ेगी। और वो कथित मुख्य धारा जिसको आप बोल रहे हैं, वो कथित मुख्य धारा में भी अपना वही स्थान पाएंगी वो रचनाएं। तो यही तरीका है, आसान तरीका, कि आपके बीच से जो लोग लिख रहे हैं उस लेखन का मूल्यांकन करने के लिए आपके बीच से ही आलोचक उभरे हैं। क्योंकि आलोचक अगर कुछ खास वर्ग के रहेंगे तो कुछ खास वर्ग के रहेंगे आलोचक, और इस साहित्य को बोलेंगे कि केवल रोने धोने का साहित्य है, तो फिर इस साहित्य का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो उचित मूल्यांकन करने के लिए क्या करना होगा कि इन्हीं के बीच से आलोचक निकले, इन्हीं के बीच से आलोचक निकलेगा तो वो उन संवेदनाओं को, उन भावनाओं को आसानी से समझेगा, उसके संदर्भ को आसानी से समझेगा। जैसे बोला जाता है कि दलित साहित्य पे लिखने के लिए बोला जाता है ना कि घोड़े पे लिखने के लिए घोड़ा होना जरूरी नहीं है, जो कथित सवर्ण लोग जो बोलते हैं कि घोड़े पे लिखने के लिए घोड़ा होना जरूरी नहीं है। तो यानी दलित साहित्य लिखने के लिए दलित होना जरूरी नहीं है, यानी कोई भी लिख सकता है। तो अगर कोई भी लिख सकता है तो ये डिबेट है ना हिंदी में, सहानुभूति और स्वानुभूति। तो सहानुभूति का मतलब ये हुआ कि कोई पीटा जा रहा है, तो आप जो देख रहे हैं उसको, तो आपको देखने से उसके पीटे जाने का जो दर्द की अनुभूति हो रही है आपको, तो जो पीटा जा रहा है उससे ज्यादा उसको होगी, कभी भी पीटे जाने वाले को ज्यादा अनुभूति होगी। तो आप जब एक तटस्थ होके या बगल में खड़े होकर जो उसकी पिटाई देख रहे हैं, तो आप जो अनुभव करेंगे और जो पीटा जा रहा है वो आपसे कभी भी ज्यादा अनुभव करेगा। तो यही स्वानुभूति है, सहानुभूति है। आपका लेखन खारिज नहीं किया जा रहा है, आप लिख रहे हैं। बहुत सारे सवर्ण लेखक भी हुए हैं जो दलितों के हित में लिखे हैं, पसमानदा के हित में लिखे हैं, आदिवासियों के हित में लिखे हैं, स्त्रियों के हित में लिखे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके लेखन को खारिज नहीं किया जा सकता है। उनके लेखन का एक योगदान है इनकी हाशिए के समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में उनका योगदान है। लेकिन रियल जो जिसको बोल रहे हैं कि अनुभूत करके लिखा जाना जो है, वो तो यही लिखेंगे कभी भी।
जैसे मुस्लिम, कोई मुस्लिम, जैसे मुस्लिम आज के दौर में किसी अगर मुस्लिमों का लिंचिंग किया जा रहा है तो जिसका लिंचिंग किया जा रहा है उसके परिवार से अगर लिंचिंग पे कोई लिखेगा तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक लिखेगा। कोई मुस्लिम उस डर को लिखेगा कि वो मुस्लिम क्या डर महसूस कर रहा है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक लिखेगा। लेकिन जो तटस्थ होकर जो उसको देख के लिख रहा है तो उस लेवल तक हो सकता है कि ना पहुँचे, लेकिन उसके पहुँचने की गारंटी है। मुस्लिम जो लिख रहा है उसके उस लेवल तक पहुंचने की गारंटी है, उस अनुभूति तक पहुंचने की गारंटी है, ये बात हो रही है। तो वो स्वानुभूति हो गई और ये सहानुभूति है, तो ये अंतर रहेगा कभी भी। अच्छा, आप पीएचडी जमा कर रहे हैं, इसके बाद आप पढ़ाने जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की भी शुरुआत है बतौर रिसर्चर और एक टीचर के तौर पे। जो हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर में जो स्वर्ण लॉबी का इतना दबदबा है, और ख़ासकर जो 10 या 15 जो ज़िले हैं, जो पूर्वांचल के ज़िले हैं या जो बिहार के कुछ ज़िले हैं, वहाँ के लोगों का जो दबदबा है, इन लोगों से कैसे वंचित समाज या पिछड़ा समाज या अल्पसंख्यक समाज के लोग कैसे अपनी जगह बना पाएंगे? वो तो उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, नहीं अच्छे लोग जरूर हैं, नहीं अच्छे लोग ज़रूर हैं। इस मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका क्या रास्ता, कैसे लोकतांत्रिक किया जाए हिंदी डिपार्टमेंट का? महिलाएं नहीं मिलेंगी उसमें, किसी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर में दलित चेयरपर्सन, आदिवासी चेयरपर्सन नहीं मिलेंगे, जो वंचित समाज के जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। तो ये जो स्वर्ण लोगों का जो दबदबा है, इससे कैसे इसका बहुजनकरण कैसे किया जाए? इसका बहुजनकरण तो मतलब व्यक्ति के हाथ में सिर्फ नहीं है जी, संस्थाओं के द्वारा किया जाए, सरकारें इसमें हस्तक्षेप करें, तभी वो हो सकता है। किसी खास आदमी के प्रयास करने से ये नहीं होने वाला। कुछ आप सुझाव देंगे कि क्या और करना चाहिए? मान लीजिए जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे एनएफएस लगाया जाता है, कई बार इंटरव्यू में एनएफएस लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे आप ये नियम लाएं कि वहाँ पे उसके कम्युनिटी के लोग भी रहें। जैसे अगर ओबीसी का कोई एनएफएस किया जा रहा है तो आप पहले तो ये नियम लाएं कि एनएफएस किसी को किया ही ना जाए, जो लोग फॉर्म भरे उसी में से सिलेक्ट करना है। और जब इंटरव्यू पैनल बने तो उस इंटरव्यू पैनल में ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व रहे, जिसको एनएफएस किया जा रहा है उसके समाज का भी प्रतिनिधित्व रहे, तो इसमें आशातीत सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा, तो मुस्लिम समुदाय के जो टीचर या जो रिसर्चर हैं, ऐसे लोग हिंदी डिपार्टमेंट में नहीं पाए जाते हैं। तो अगर कोई कहे कि हिंदी डिपार्टमेंट जो है एक इज्तिमाई तौर पे, एक सामूहिक तौर पे सांप्रदायिक सोच से बाहर नहीं निकल पाया है, तो इस तरह के सवाल को आप कैसे देखेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कभी सामना नहीं किया। मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन हिंदी मुझे पढ़ते हुए कभी ये सामना नहीं करना पड़ा है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं उससे अलग नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस डिपार्टमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं तो क्या मैसेज आता है? एक तो ये है कि हिंदी पढ़ने वालों की सच्चाई ये है कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या भी कम है। मतलब हिंदुओं की तुलना में अगर बात करें कि जैसे बोला जाता है ना कि हिंदी, मतलब समाज की यही मानसिकता है कि हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है, उर्दू जो है वो मुस्लिमों की भाषा है। तो आप कभी भी उर्दू डिपार्टमेंट पे आप जाएंगे तो उसमें हिंदू जो है वो गिने चुने आपको मिलेंगे, टीचर भी गिने चुने मिलेंगे। वही हाल हिंदी का भी है, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या की वजह से ये है कि हिंदी पढ़ने वाले मुस्लिम बहुत कम हैं, तो इस वजह से इनका प्रतिनिधित्व वैसे नहीं है। अगर गांधी जी को देखें तो वो हिंदुस्तानी जबान की बात करते थे, और हिंदी दोनों, जो हिंदी उर्दू दोनों शामिल है, स्क्रिप्ट कोई भी हो। और हमारे जेएनयू में भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था कि हम हिंदी और उर्दू जो डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, वो एक ही सेंटर के अंदर में, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, यानी उर्दू भी उतनी ही इंडियन है जितनी हिंदी है। तो ये, लेकिन अभी भी जो गल्फ है, जो दूरियां हैं, खाई जो है, अभी भी खाई बनी हुई। तो आप ऐसे रिसर्चर, आप जैसे लेखक, इस क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे खाई को दूर किया जाए? और खासकर एक चीज़ और बताइए, मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं उनको हिंदी की तरफ आने के लिए आप क्या मतलब सुझाव देंगे उनके लिए? ये जैसे आपने अभी उदाहरण दिया CIL का, तो CIL की सबसे अच्छी खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक कंपोजिट कल्चर का पेपर होता है, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों विद्यार्थियों को एक ही कमरे में, एक ही कक्षा में, दोनों को एक ही पेपर लेना होता है। कंपोजिट कल्चर इसको बोलते हैं। और हिंदी जो पढ़ने आता है उसको उर्दू सीखना होता है, स्क्रिप्ट, और जो मुस्लिम है उनको हिंदी पढ़ना होता है, एक पेपर लेना होता है। तो ये सब यही तरीके हैं जिससे एक दूसरे को करीब लाया जाए, उनके बीच की दूरियां कम की जाए। क्योंकि जो भी दूरी होती है, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम जो द्वेष है, तो द्वेष की भावना कब आती है? जब दूरी होती है, संवाद का जब गैप रहता है, जब संवाद होने लगता है दोनों लोगों के बीच, दोनों धर्मों के बीच, दोनों संस्कृतियों के बीच, जब संवाद होता है तो वो कट्टरता कम होती है। और कट्टरता कम करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों के बीच आपसी संवाद हो।
और आपसी संवाद ही एकमात्र विकल्प है। अच्छा, मुस्लिम नौजवान बच्चों को हिंदी की तरफ आना चाहिए, उसके लिए आप क्या कुछ उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? वो जो डरते हैं कि यार हिंदी क्यों पढ़े, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? उसका यही है कि जैसे मान लीजिए कि हिंदी जो भी आपको 10 तक आपको तो लगता है कि मतलब उसमें उनके लिए करियर है, भविष्य है? भविष्य तो है, मतलब उर्दू की तुलना में ज़्यादा भविष्य है इसमें, हिंदी में जी, क्योंकि ये बड़ी भाषा है जी, उसमें रोजगार की ज़्यादा संभावनाएं हैं उर्दू की तुलना में जी, तो ये तो है इसमें ज़्यादा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको इसमें आना चाहिए? इसमें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, जो हिंदी पढ़ते हैं उनसे अगर हम जैसे अगर हिंदी उर्दू जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदी पढ़ने के लिए जाएंगे आएंगे और हिंदी वाले उर्दू मुस्लिम जो हिंदू हैं वो उर्दू पढ़ने जाएंगे, तो ये आपसी आदान प्रदान होने से जो दोनों भाषाओं का जो संवाद होगा, दोनों संस्कृतियों का संवाद होगा, तो उससे कट्टरता मिटेगी और ये सामाजिक संस्कृति की दिशा में, कंपोजिट कल्चर की दिशा में ये एक पहल है। अच्छा, और ये ज़रूरी है भारतीय समाज के लिए। कुछ लोग पूछते हैं सवाल कि हिंदी पढ़ने के बाद क्या भविष्य है, क्या करियर है, क्या मुस्तकबिल है? तो कोई टीचर बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, और क्या क्या मतलब आपको लगता है कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है? न्यूज़ चैनल हो गया, मतलब अखबार और पत्रकारिता में भी जा सकते हैं, अखबार वगैरह पत्रकारिता में जा सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं सिनेमा में जी, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं जी, यही सब, गीत लिख सकते हैं, यही सब विकल्प है। मतलब क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हैं क्योंकि हिंदी का एक बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई सरकारी जॉब मिले इसी के बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए जी, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा मार्केट है, हिंदी एक बड़ा मार्केट है, मतलब उर्दू की तुलना में अगर कहें तो, और इंग्लिश से छोटा मार्केट है, इंग्लिश उससे भी बड़ा मार्केट है। तो वही है कि मार्केट एक बड़ा है, उसमें आप अलग अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हैं जी। एक सवाल हम ये लेंगे उर्दू के हवाले से। उर्दू में जो लोग लिख रहे हैं, उर्दू के जो राइटर हैं, उनका कहना है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो जात पात के बुनियाद पर जो भेदभाव है, जो पासमानदा के सवालात हैं, ये सवालात जो हैं उर्दू अदब के जो राइटर हैं वो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उर्दू अदब में भी उसी तरह से सवर्ण या अशराफ लोग बैठे हुए हैं, और हिंदी अदब में कहीं ना कहीं दलित और कहीं कहीं पिछड़ों की आवाज़ इधर उधर सुनने को मिल जाती है, लेकिन उर्दू अदब में उसको बिल्कुल दबा दिया जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? मतलब ये एक सच्चाई है कि मतलब कि अशराफ और पसमानदा वाला जो डिवीज़न है, ये एक सच्चाई है, समाज की सच्चाई है जी। इस पे क्या ही बोला जाए, मतलब ये सच्चाई है, तो मतलब इसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो मतलब उर्दू जो अदब है उसके अंदर में पासमानदा समाज से आप आते हैं, उसके अंदर में पासमानदा लोगों की उनका वाजिब हक मिले, उनकी आवाज़ उठे, उसके लिए कुछ आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मतलब उर्दू का तो मुझे डाटा नहीं है, पहली बात, मतलब उर्दू अदब का पूरा डाटा मेरे पास नहीं है कि उनका प्रतिनिधित्व क्या है, लेकिन आप देखें कि ओबीसी पूरे अगर भारतीय समाज में देखें तो ओबीसी का पूरा प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालयों में आज भी नहीं है। मतलब केवल मुस्लिम या पसमानदा की बात नहीं हो रही है, टोटलिटी में देखें तो उनका प्रतिनिधित्व दूसरे जगह भी नहीं है। तो वैसे ही वही हाल वहाँ भी होगा, इससे ज़्यादा बेहतर हाल तो नहीं होगा वहाँ जी। तो वहाँ सबका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से सबका प्रतिनिधित्व होगा, तभी समाज का विकास हो पाएगा। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि ये एजाज भाई जो हैं उनकी किताब अंधेरा कमरा ये 2018 में शाया हो चुका है, और ये इससे पहले बहुत बचपन से ही इन्होंने बताया कि कहानी लिख रहे थे, और इनकी कहानियाँ जो हैं हिंदी के जितने भी मुअज़्ज़ज़ बड़ी बड़ी जो मैगजीन है इसमें छप चुकी है। हंस है, वागार्थ है, कथा देश, परिकथा, इंद्रप्रस्थ भारती, युद्धरत आदमी जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो मैगजीन हैं उसमें उनकी कहानियाँ छप चुकी है। अब कुछ लेखनी से हम सवाल लेंगे। आप ये बताइए, आपके अंदर में ये जो राइटर बनने के लिए जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, वो कहाँ से मिली? क्यों लिखना आप चाहते हैं? कैसे शुरुआत की? जी, मतलब मैं ज़्यादा सोचते रहता हूँ जी, किसी भी विषय पे ज़्यादा सोचता हूँ जी। तो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उसको मतलब एक फॉर्म दिया जाए, जो सोचने का कोई घटना अगर है तो उसको एक फॉर्म दिया जाए। तो उसको फॉर्म देने के क्रम में ही वो मैं उसकी अभिव्यक्ति रचना में करता हूँ, कहानी में करता हूँ, ठीक है। तो वो वही लेखन का वही बेस है मेरा कि कोई भी घटना घटे तो उसके बारे में ज़्यादा सोचते सोचते फिर वो एक कहानी के रूप में, मतलब उसकी कथाएँ बुनना, उसको पात्र के रूप में सृजित करना और पात्र को एक अंजाम तक पहुंचाना, घटना को एक अंजाम तक पहुंचाना। तो उसी के बुनियाद पे कहानियाँ लिखता हूँ मैं। और इसकी शुरुआत अगर हम इसकी शुरुआत कहें तो मैं अपनी दादी से किस्से कहानियाँ बहुत सुनता था। जब मैं छोटा था तो अपनी दादी से बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनता था। तो वही मुझे लगता है कि वो किस्से कहानियाँ सुनते सुनते मुझे भी, और मैं नरेशन मतलब वो करने का मुझे भी मन करता था। तो वही सब
हो सकता है कि वही पृष्ठभूमि रही हो कहानी लिखने अच्छा, का। अच्छा कहानी आप किसे मानते हैं? मतलब आपके लिए अच्छी कहानी की परिभाषा क्या है? अच्छी कहानी की परिभाषा ये है कि पाठकों को बांध के रखे। अच्छा, पाठकों को भी बांध के रखे, और उसका जो विषय उठाया जा रहा है वो समाज के ज्वलंत मुद्दे हों, समसामयिक कोई घटना हो, कोई मुद्दे हों ऐसे जो आदमी को झकझोर के रख दे, ठीक है, और वो समाज को एक दिशा देने का काम करे। कि मतलब किसी समस्या को उठाया जा रहा है तो उस समस्या को उठाने का जो नज़रिया है, लेखक का नज़रिया है, उसे देखने का जो नज़रिया है, वो समाज को कैसे दिशा दे सकता है, ठीक है, उस घटना से कैसे बचा जाए। अगर कोई अगर मान लीजिए कि विभत्स घटना है तो उस विभत्स घटना से बचने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो इसलिए लेखक लिखता है कि समस्याओं पे लिखेंगे तो समस्याओं पे बात होगी, तो समस्याओं पे बात होगी तो समस्याओं के समाधान के लिए भी बात होगी। तो यही है, वैसी रचनाएं अच्छी रचनाएं मान सकते हैं। अच्छा, किन किन को आप पढ़ते हैं, किन किन का आपके लेखनी पे असर है, या नौजवानों को बताना चाहेंगे कि इन किन को आप पढ़िए, इन राइटर्स को पढ़िए? मैं सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है प्रेमचंद को, ठीक है। उसके बाद से अगर बाद के रचनाकारों को मैं देखूं तो निर्मल वर्मा को, उदय प्रकाश को, ठीक है, और अगर युवा लेखकों को बोले तो चंदन पांडे हो गए, ठीक है, मनोज कुमार पांडे हो गए, ठीक है। अगर महिला लेखिकाओं में देखें तो वंदना राग हैं, ठीक है, ममता कालिया हैं, ये लोग अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छा मतलब बांध के रखते हैं, एक समसामयिक विषय को उठाते हैं। उनकी जो घटनाएं होती है कहानी में, जो भी घटनाएं वो लोग उठाते हैं, वो मतलब पाठकों को झकझोर के रख देते हैं, ठीक है। वो घटनाएं पाठकों को झकझोरती हैं और उन घटनाओं से आप समाज का स्टडी कर सकते हैं कि समाज जो है वो किस दिशा में जा रहा है। समाज का मतलब मूल्यांकन ऐसे कर सकते हैं कि उसमें जो मूल्य हैं, मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, ठीक है, उस मूल्य का पतन को रोकने के लिए किस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो ये सब ये लेखक जो हैं इनकी रचनाओं को पढ़ने से आपको पता चलेगा। अच्छा, मैं मंटो को भी बहुत पढ़ा हूँ जी। मंटो, उर्दू में बात करें तो मंटो मेरे पसंदीदा लेखक हैं, उनकी मैं बहुत सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी। अच्छा, कितना पढ़ना जरूरी है? लोग कहते हैं कि बड़े राइटर बनने के लिए खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो भाषा की जो संपदा है, मतलब कि भाषा आप वहीं से सीखेंगे। जब तक आपके पास आप पढ़ेंगे नहीं, बड़े लेखक को पढ़ेंगे नहीं, देश विदेश के लेखक को पढ़ेंगे नहीं, तो रचनाओं में क्या चल रहा है, किस लेखक ने किस मेटाफर जो तैयार कर रहा है वो कैसे तैयार कर रहा है। लेखन का मतलब पत्रकारिता तो है नहीं कि सिर्फ आप घटना को हूबहू लिख दिए, उसमें घटनाओं को ऐसे बांधिए कि घटनाओं को ऐसे बांधना होता है कि पढ़ के रुचि पैदा हो पढ़ने के लिए। नहीं तो कोई क्यों 3-3 दिन में एक उपन्यास खत्म करने के लिए पढ़ेगा, 3 घंटे में एक फिल्म देख लेगा, उसका मनोरंजन भी होगा। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि आप बड़े बड़े लेखक को आप पढ़ें, देश विदेश के लेखक को पढ़ें। अगर वो भाषा नहीं जानते हैं तो उनके अनुवादों को पढ़ें आप, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से यही होगा कि आपके पास शब्द की संपदा बढ़ेगी, शब्दों के प्रयोग करने की आपको कला बढ़ेगी, आपके अंदर कला आएगी। एक लेखक को किसी आंदोलन से जुड़ना क्यों जरूरी है? कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, आंदोलन ये सब चीज़, पॉलिटिक्स आंदोलन, इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे क्या होता है कि आप जो घटनाएं देख रहे हैं, जो भी अगर कोई विभत्स घटना घट रही है तो उस विभत्स घटना को रोकने के लिए या उस मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है समाज में, उस मूल्य के पतन को रोकने के लिए आपकी क्या भूमिका है? आपकी 2 भूमिका है। एक तो आप लेखन करेंगे, लेखन के माध्यम से आप उसको दिशा देंगे समाज को, और दूसरा क्या करेंगे, आंदोलन हो रहा है तो उसमें हिस्सा लेंगे। तो लेखक का काम सिर्फ, अगर वो सिर्फ लिख रहा है तो उसकी रचना वो अधूरी ही मानी जाएगी। कि मतलब आप लिख दिए, अगर वहाँ आंदोलन हो रहा है, वहाँ आप किस लिए लिखते हैं कि आप वो पढ़ के लोग मोटिवेट हों और एक जगह इकट्ठे हों, आंदोलन करें, ठीक है, और आंदोलन हो रहा है तो उसमें आप हिस्सा लेंगे तो लगेगा ना कि हम जो लिखे हैं वो सही दिशा में, वो मतलब मेरा लेखन सही दिशा में बढ़ रहा है। तो इसलिए एक लेखक को आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, समाज को एक दिशा देने की जो सोच रहे हैं, वो आंदोलन वो दिशा देने के लिए हो रहा है, तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए लेखक को। अच्छा, बहुत सारे लेखक क्या हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो अन्याय की घटनाएं रोज़ बरोज़ गुजरती है, उसके ऊपर चुप्पी साध लेते हैं और उनको लगता है कि इस पे बोलना हमारा काम नहीं है, हम तो किसी और ज़माने में रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने विषय के बारे में बोलेंगे। ऐसे लोगों को आप कैसे देखते हैं? लेखक को एकदम समसामयिक होना चाहिए। जी जी जी। मतलब कि घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, समसामयिक होनी चाहिए, कि जो भी घटना अभी तत्काल घट रही है उसके प्रति आपको देखने का एक नज़रिया होना चाहिए, ठीक है। आप अगर मुगल काल पे लिख रहे हैं, आज बैठ के अगर मुगल काल पे आप लिख रहे हैं, तो मुगल काल को देखने का नज़रिया सिर्फ आपको ये समाज ही तो देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो समाज की घटना है, जैसे आपको मुगल काल पे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इतिहास पे आपको लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो घटना वर्तमान से संबंधित है, कोई ना कोई उसका सिरा जुड़ रहा है वर्तमान से, तभी आप लिख रहे हैं वहाँ।
तभी तो आप लिख रहे हैं। जी, जी। नहीं तो केवल आप मुगल काल पे लिखने के लिए या फिर सिर्फ अशोक पे लिखना आपको हो, तो अशोक की क्या भूमिका है समाज में, जी, ठीक है, जी। अशोक जो सम्राट हैं उसकी क्या भूमिका है जी, दूसरे समाज के अलग अलग वर्गों को या फिर हाशिए के समाज को दिशा देने में उसकी क्या भूमिका है, जी। वो एक सिरा जुड़ रहा है आज के समाज से। जी, जी, तो इतिहास पे भी आप लिख रहा है, लेखक लिख रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं है, जी। उसका सिरा वर्तमान से जुड़ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। ये एजाज भाई ये कह रहे हैं कि कोई भी राइटर जो है वर्तमान जो स्थिति है, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, उस पे पर्दा अपनी आंखों में डाल के वो फ्यूचर को भी नहीं समझ सकता है। जी। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और ये सवाल जो है आज की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और आपके रिसर्च से भी रिलेटेड है। एजाजुल हक भाई का जो पीएचडी है हिंदी डिपार्टमेंट में यहाँ जेएनयू में, वो है साझी संस्कृति, कंपोजिट नेशनलिज्म, कंपोजिट कल्चर और जो हिंदी के उपन्यास हैं इसके ऊपर एक काम कर रहे हैं। आजकल विपक्ष या जो भी सेकुलर जो लॉबी है ये कह रही है कि जो नई सरकार जो है, ये जो नई सरकार है, ये जो हमारी हिंदू मुसलमान की जो साझी विरासत थी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो विरासत थी, इसके ऊपर एक चैलेंज है, इसके ऊपर एक ख़तरा है। और आप लिटरेचर में भी पिछले 15-20 साल के सारे लिटरेचर को और उपन्यास को देख रहे हैं, तो ये आपका रिसर्च और आज के समाज में जिस तरह से सेकुलरिज्म और डाइवर्सिटी पे जो हमला हो रहा है, इसको आप कैसे जोड़ के देखते हैं? मतलब कि साहित्य जो है, जी। जो मतलब साहित्य है वो समाज को तो एक दिशा देने का काम करता है। जी, जी, साहित्य में वही चीज़ लिखा जाएगा जो समाज में घट रहा है। जी। अगर आज के दौर में जी, समाज में हिंदू मुस्लिम के जो संबंध है वो मतलब हिंदू मुस्लिम के जो सामाजिक संबंध है, जो सामाजिक ताना बाना है, उस पर अगर कुठाराघात हो रहा है, जी, वो अगर खतरे में है, तो उस पर लिखा जाना चाहिए। जी। और उसको कोई भी लेखक या तो लिखने का क्या तरीका होता है, आप कहीं भी फेसबुक पे पोस्ट भी कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं आप, मतलब रचना में भी लिखेंगे, फेसबुक पोस्ट भी करेंगे, कविताएं लिखेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे। तो वो अगर लेखन में आपका समसामयिक मुद्दा नहीं आ रहा है, हाँ। ये अगर जो भारतीय समाज के जो डाइवर्सिटी है, इसके सामने जो चुनौतियां हैं, वो अगर आपके लेखन में मुद्दा नहीं बन रहा है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपसे छूट जा रही है। जी, जी। ठीक है, आप मतलब कि समाज के किन चीज़ों की आप अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, किन घटनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, हाँ। ये आप क्लियर नहीं है। जी। ठीक है, आप क्लियर तभी होंगे जब इन विषयों को लिखेंगे, और इन विषयों मतलब कि जो कंपोजिट कल्चर है, जी। गंगा जमुनी जो तहजीब है, जी, उसको मजबूत करने वाली कड़ियों की आप तलाश करेंगे जी। कि कैसे मजबूत किया जा सकता है। जैसे पर्व त्यौहार हो गया, जी। तो पर्व त्यौहार में जैसे ईद हो गया, ईद में दोनों लोग हिंदू मुस्लिम दोनों सेवैयाँ खाने जा रहे हैं, होली में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं आप अगर रचनाओं में अपने लाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे पाठक पढ़ेगा तो देखेगा कि वो चीज़ें आज भी बची हुई है। जी, जी, जी। तो मतलब कि उन चीज़ों की आप तलाश करें, उन कड़ियों की आप तलाश करें जिससे दोनों के संबंध मजबूत हों, कंपोजिट कल्चर मजबूत हो। जी। और ये साहित्य के माध्यम से किया जा सकता है, जी। क्योंकि साहित्यकार साहित्य के माध्यम से ही करेगा जो भी करना होगा। जी। ठीक है, उसके पास वही एक अस्त्र है, रचना ही एक अस्त्र है, तो उसके माध्यम से किया जाना चाहिए। जी, जी। और क्या फाइंडिंग्स आपकी निकल रही है आपके रिसर्च से, कुछ अगर उसको शेयर करना चाहें तो? जी, मैंने जो रिसर्च का यही फाइंडिंग है कि जो भी लेखक है, कोई भी लेखक अगर लिखता है, तो वो लेखक यही चाहता है, लेखक का यही काम होता है कि उस समाज को मतलब एक दिशा दे। ठीक है, और वो दिशा इस माध्यम से दे, जैसे मेरा रिसर्च का जो विषय है उसमें क्या होता है कि अब किसी भी संस्कृति को आप देखेंगे तो संस्कृतियाँ जो होती हैं वो बहुत वैसे नहीं होती है कि अलग अलग हो गई, जैसे हिंदू संस्कृति अलग हो गई, मुस्लिम संस्कृति अलग हो गई। संस्कृतियाँ ऐसे एकदम अलग अलग नहीं खड़ी होती हैं, अलग थलग नहीं खड़ी होती हैं। संस्कृतियाँ जब आसपास दोनों धर्मों के लोग जब आसपास रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको हर चीज़ में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। शादी ब्याह में आप जाएंगे, बिहार के या यूपी के गाँव में आप जाएंगे, तो शादी विवाह में कई बार होगा ना कि एक ही गाँव में मतलब कुछ जातियाँ हैं, उनको दोनों धर्मों के लोगों की जरूरत पड़ती है शादी विवाह में। ठीक है, दोनों धर्मों के कुछ गीत ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे गीत होते हैं जो उस क्षेत्र विशेष के, उस भौगोलिक क्षेत्र के वो गीत हैं जिसमें किसी की भी शादी हो, हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, वो गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इधर चले जाएंगे, मैथिली क्षेत्र में चले जाएंगे, तो मिथिला क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं, तो बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम कंपोजिट कल्चर को मजबूत करते हैं और दोनों धर्मों के लोग गाते हैं। जैसे काला पहाड़ उपन्यास है, मेरे रिसर्च का विषय है, भगवान दास मोरवाल उसके लेखक हैं। तो ये मेवात वाला जो कल्चर है, मेवात की जो संस्कृति है, उस पर वो लिखा गया है। और वो संस्कृति में जो लिखा गया है उसमें
क्या होता है कि आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जैसे मजार हो गया, मजार आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, खानकाह, मजार, दरगाह। जी। तो इसमें क्या होता है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों चादर चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको गलेब बोलते हैं वहाँ पे, गलेब चढ़ाना मतलब चादर चढ़ाना। तो उसको कोई भी मन्नत मांगता है तो उस मजार पे मन्नत जो मांगता है ना, वो दोनों धर्मों के लोग रहते हैं और दोनों उसी श्रद्धा भाव से जाते हैं, उस पर मन्नत चढ़ाते हैं, ठीक है, उस पर चादर चढ़ाते हैं। तो ये, और फिर जब ईद आता है, ये दिवाली का जब त्यौहार आता है तो उसमें क्या करते हैं, मुस्लिम के यहाँ भी दिया जलता है, हिंदू के यहाँ भी दिया जल रहा है, दोनों के यहाँ दिया जल रहा है। जब ये क्या होता है कि जब शादी विवाह होता है वहाँ पे उस क्षेत्र में, तो शादी विवाह में क्या होता है कि कुछ एक दो जातियाँ हैं जिसको बोलते हैं ये बर्तन बनाने वाली जो जाति है, कुम्हार जो जाति हो गई, तो कुम्हार जो जाति है उसके यहाँ गए बिना हिंदू के या मुस्लिम का वो शादी की पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। वहाँ से बर्तन लाया जाता है और क्या किया जाता है कि बर्तन वहाँ पे खाली ले जाकर छोड़ दिया जाता है, उसमें वो जो कुम्हार है वो भर के लाता है सामान कुछ, और दोनों लोगों के यहाँ वो समान भाव से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जातियों का जो काम है, वो काम कैसे जोड़े हुए हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का। कुम्हार का जो काम है वो कैसे हिंदू को और मुस्लिम को दोनों को जोड़े हुए है, ठीक है। जो मजार है वो कैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों को जोड़े हुए है। जो दिवाली है वो कैसे हिंदू मुस्लिम दोनों को दिए के माध्यम से जोड़े हुए है। तो कंपोजिट कल्चर में क्या है, मतलब संस्कृतियाँ जो होती हैं, तो क्या होता है जब दोनों लोग एक दूसरे के आसपास रहने लगते हैं तो बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं कि उसके एक दूसरे के बिना वो ज़रूरत पूरी ही नहीं हो सकती है। तो जब आसपास लोग रहते हैं तो हमें उस चीज़ को पहचानना होगा, संस्कृति के उस तत्व को पहचानना होगा जिससे दोनों एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को, उस पर्व त्यौहार को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और उसको ज़्यादा मतलब धूमधाम से मनाना होगा जो हिंदू मुस्लिम को मजबूत कर रहे हैं, उनके रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। तो इसी के माध्यम से, मतलब पर्व त्यौहार के माध्यम से, कुछ छोटी छोटी जातियां हैं जिनके मतलब कि जातिगत पेशे के माध्यम से कंपोजिट कल्चर मजबूत हो रहा है। तो ये मेरे पूरे उपन्यास का पूरा फाइंडिंग है। जैसे मान लीजिए कि ये कथा सतीसर उपन्यास है, चंद्रकांता का उपन्यास है जो कश्मीर की समस्या पर लिखा गया है, ठीक है, कथा सतीसर। उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे लेखिका बोलती है कि घंटा मतलब कि शिव की वहाँ आराधना होती है, शिव और बुद्धिज्म का भी आप देखेंगे वहाँ पे है कश्मीर में। तो घंटा शिव की आराधना और ये मस्जिद का जो अजान दोनों एक दूसरे के वो करते हैं, पूरक हैं एक दूसरे के, दोनों वो आते हैं। और जब मुस्लिम हिंदू से मिलता है तो उसको राम राम कह देता है, जब हिंदू मुस्लिम से मिल रहा है तो उसको सलाम कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कल्चर के छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, कल्चर के जो छोटे छोटे व्यवहार हैं वो क्या कर रहे हैं, सामाजिक संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्व त्यौहार के माध्यम से कैसे सामाजिक संस्कृति मजबूत हो रही है, छोटे छोटे जातियों के पेशे से कैसे सामाजिक संस्कृति मजबूत हो रही है, किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक क्षेत्र के जो संस्कृतियाँ वो कैसे मजबूत कर रही हैं। मतलब कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग कल्चर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिमों के यहाँ आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि कुछ जगह ऐसे हैं, जैसे वो अभी जो मैं काला पहाड़ उपन्यास बता रहा था उसमें क्या आया है कि उसमें शादी करते वक्त, एक दूसरे का रिश्ता करते वक्त उसमें ये देखा जाए, गोत्र देखा जाता है। वहाँ पे नगीना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जाएंगे मेवात वाला, वहाँ गोत्र देख के शादी की जाती है। मतलब कि जो उसमें मुस्लिम जो हैं वो अपने फुफेरी बहन, ममेरी बहन, इन लोगों से शादी नहीं करते हैं, भाई बहन की शादी नहीं होती है वहाँ पे गोत्र देखा जाता है। तो वो वहाँ के कल्चर से प्रभावित हुआ है, वहाँ के कल्चर में ये है तो कल्चर से प्रभावित हुआ है। तो कई बार कल्चर जो है वो सामाजिक संस्कृति को मजबूत करता है। दोस्तों, एजाजुल भाई ने बहुत ही अहम बात बताई कि जो इनका पीएचडी का काम है उसमें लिटरेचर, अदब और साहित्य के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान भले ही दो अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटी हो, दो अलग अलग कम्युनिटी हो, और उनकी किताब, धार्मिक किताब, उनके बिलीफ सिस्टम कई मामलों में बिल्कुल अलग हों, लेकिन जब आप ज़मीन पे जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके बीच में एक मुश्तरका तहजीब है, उनके बीच में जो आइडेंटिटी है वो ओवरलैप कर रही है। और आप देखेंगे कि जो लिटिल ट्रेडिशन है, जिसको सोशोलॉजिस्ट कहते हैं, जो लिटिल ट्रेडिशन है, इसमें हिंदू और मुसलमान को फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के त्यौहार कभी भी अकेले नहीं मनाए जा सकते हैं, और दोनों के खान पान, रहन सहन जो है
वो बिल्कुल बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए जो रिलीजियस टेक्स्ट में जो डिफरेंसेस हैं उसकी बुनियाद पे हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो एजाजुल हक का जो काम है वो आज भारत को बचाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जिनको लगता है कि हिंदुस्तान सिर्फ एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही संप्रदाय विशेष का मुल्क है और बाकी सारे लोग यहाँ पे गैर हैं, बाहर के लोग आए हैं। एजाज भाई, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद मौका देने के लिए।